तो क्या आज आंगनबाड़ी में काम करने वाली का बेटा खड़ा होकर के इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा होता क्या? डालेंगे जेल में? है हिम्मत? आप अगर मेरी जात और मेरी औकात के हिसाब से मेरे साथ शोषण करेंगे तो हम भी अपनी जात और अपनी औकात के हिसाब से आपको बता देंगे कि आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं। इस बात को याद रखिएगा। क्या भारत है? भारत की धरती पर अगर तैमूर लंक का इतिहास है तो बलकरण का भी इतिहास है। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि यह भारत है जहां राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान, एक पंडित और एक खान मिलकर के इस देश की आजादी के लिए जान दिया था। जो कहता था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजू में कातिल में है। याद रखिएगा कि आपकी तमाम खरीदी हुई मीडिया, आपके तमाम ईडी और सीडी, आपको जितना जोर लगाना है लगा लीजिए, लेकिन अगर इस देश का गृह मंत्री ये कहेगा, परिवारवाद पे भाषण देगा, तो किसी चौक चौराहे पे खड़ा होकर के उसका गिरेबान पकड़ करके पूछेंगे कि अगर कांग्रेस परिवारवादी है तो तुम बताओ कि तुम्हारा बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बना है, कौन सा एग्जाम दे करके बना है? ये बताओ कि इस देश के भीतर क्या हो रहा है। क्यों हर मिनट किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है? क्यों हर मिनट किसी दलित के साथ अत्याचार हो रहा है? क्यों हर मिनट इस देश के पिछड़े और अति पिछड़ों का अधिकार छीना जा रहा है? क्यों हर मिनट इस देश के भीतर किसान आत्महत्या कर रहे हैं? क्यों इस देश के भीतर हर मिनट कोई जवान आत्महत्या कर रहा है? इस सवाल का जवाब तुमको देना पड़ेगा। तुमको जितनी ताकत लगानी है अपनी झूठ की ताकत लगा लो, लेकिन याद रखना, बादल कितना भी घना क्यों ना हो, सूरज को चमकने से रोक नहीं सकता है। सूरज चमकेगा, वो सूरज चमकेगा, आफताब चमकेगा, उसको तुम रोक नहीं सकते। इस बात को याद रखना। आज हमारे देश की स्थिति यह है कि जो सच बोले उसको ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। क्यों राहुल गांधी को ये उल्टा पुल्टा बोलते हैं? करोड़ों रुपया खर्च किया है उस आदमी का चरित्र बिगाड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। याद कीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। राहुल गांधी ने कहा था कि ये गलत जीएसटी लागू करेंगे, इससे देश के जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे उद्योग धंधे करने वाले लोग हैं, वो तबाह हो जाएंगे। राहुल गांधी की बात नहीं सुनी। राहुल गांधी ने कहा कि आप नोटबंदी करेंगे तो इस देश के जो छोटे व्यापारी हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वो नकदी का व्यापार करते हैं, उनका लेन देन नकदी का होता है। जो अरहतिये होते हैं, जो केला लाते हैं, सेब लाते हैं, जो बेचते हैं, खरीदते हैं, जो गोलगप्पे का ठेला लगाता है, जो छोटा दुकान चलाता है, जिसकी किराने की दुकान है, वो नोटबंदी से तबाह हो जाएगा। इन्होंने राहुल गांधी की बात नहीं सुनी। राहुल गांधी ने कोरोना से ठीक पहले कहा कि आप तैयारी कीजिए, ताली बजाने थाली बजाने से कोरोना नहीं जाएगा, कोरोना की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, अस्पताल ठीक करना पड़ेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। राहुल गांधी की बात नहीं सुनी। राहुल गांधी ने कहा कि आप चीन से सावधान हो जाइए, अगर चीन और पाकिस्तान मिल जाएगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, इस दोनों को अलग करके रखना जरूरी है। और ये भारत की ताकत है कि हम अपने सवाल में किसी को भी टांग अड़ाने नहीं देते हैं। देखिए कि कहते हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है, ट्रंप का एक फोन आता है, जी सर यस सर करना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, दुनिया बदल रही है, मोबाइल का जमाना आया है, ड्रोन का जमाना आया है, इंजन बदल रहा है, अब पेट्रोल डीजल से गाड़ियां नहीं चलेगी, ईवी आएगा, इलेक्ट्रिक इंजन होगा। इस बदलती हुई दुनिया में हमको ताकत बनकर के यदि उभरना है तो अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा। इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, इन्होंने राहुल गांधी की बात नहीं सुनी। कोई आदमी जो सच कहता है, सही कहता है, ये उसे उल्लू बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या है ना, हम भी मिथिला के लोग हैं और मैथिली में एक बात कही जाती है, खाया हुआ देह और नहाया हुआ देह छुपता नहीं है। जितना भी आप मूर्खता को जो है ढक दीजिए, मूर्खता एक दिन जो है ना छप्पड़ फाड़ करके बाहर निकल आएगी। और इस देश में सबसे बड़ा संकट ये है कि सत्ता सुरक्षित हाथों में नहीं है, सत्ता मूर्खों और दलालों के हाथों में है। इसीलिए देश को यदि बचाना है तो देश की जनता को यह संकल्प लेना पड़ेगा। और संकल्प ये है कि हमको वैज्ञानिक आधार पर चीजों को करना पड़ेगा। क्यों हम जाति जनगणना का प्रश्न उठा रहे हैं? जाति जनगणना का प्रश्न इसलिए उठा रहे हैं कि अगर आप घर में खाना बनाते हैं तो पहले गिनते हैं कि घर में कितने लोग हैं। 4 लोग हैं तो 4 लोगों का खाना बनाएंगे, 3 लोग होंगे तो 3 लोगों का खाना बनाएंगे। घर में है जो है 2 लोग तो खाना 30 लोगों का तो नहीं बनाएंगे।
जाति जनगणना इसलिए जरूरी है कि आज हर चीज में डेटा की जरूरत होती है। अभी देखिए ना, अभी चुनाव आएगा, जितने प्रत्याशी हैं सब अपना अपना बायोडाटा लेकर के आएंगे और जो जिस जाति का होगा सबसे पहले यही बताएगा। जानते हैं यहाँ पे 35,000 मुसलमान हैं, जानते हैं यहाँ पे इतना अति पिछड़ा है, यहाँ पे इतना ज्यादा है, यहाँ पे इतना ब्राह्मण है, सब डेटा लेकर के आता है। भाई साहब, कौन सी ऐसी चीज में जिसपे डेटा की जरूरत नहीं होती है? तो चुनाव लड़ने के लिए डेटा की जरूरत है, हर चीज के लिए, भोज करने के लिए डेटा की जरूरत है। गांव में जितना लोग होगा उतना मन ही चावल बनाइएगा ना। शादी में कितना बाराती आ रहा है उसी के हिसाब से खाना बनाइएगा ना। श्राद्ध हो रहा है तो कितने लोगों को भोज खिलाना है उसी के हिसाब से जो है खाना बनाइएगा ना। कहीं पे जो है कहीं दावत है, वलीमा है, उसी के हिसाब से खाना बनेगा ना। ये जो है गिनती से क्या प्रॉब्लम है भाई? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन किसका चुरा के दबा करके बैठा हो ये पता चल जाएगा। झूठ बोलने का क्या जरूरत है? अरे मान लीजिए कि बिस्फी में कितना ब्राह्मण है ये भी पता चल जाएगा, कितना मुसलमान है ये भी पता चल जाएगा, कितना भूमियार है ये भी पता चल जाएगा, कितना दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा, सब पता चल जाएगा। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो उसी का होगा जिसके मन में चोर होगा। क्या दिक्कत है गिनती कर लेने से भाई? गिनती होगी, संख्या पता चल जाएगी, नियम बनाने में, नीति बनाने में, कानून बनाने में। और मैं कहता हूं कि सामाजिक न्याय की जरूरत सबको है। सामाजिक न्याय की जरूरत मुझे भी है। इस देश में अगर संविधान नहीं होता तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास वही ताकत होता जो इस देश के जो है ज्यादा औकात वाले लोगों के पास ताकत होती है। अरे हमारा बाप जो है साइकिल से चलता है और जिसका पास हेलीकॉप्टर से चलता है, जिसका बाप, उसका और हमारा औकात थोड़ी बराबर होगा। यह तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है। जितना औकात हेलीकॉप्टर वाले का उतना औकात साइकिल वाले का है। ये संविधान की ताकत। जितना औकात जो है मंदिर जाने की है, जितना औकात जो है मस्जिद जाने की है, उतना ही औकात गुरुद्वारा जाने की है और चर्च जाने की है। यह तो संविधान की व्यवस्था है ना। गिनती करने में क्या दिक्कत है? तो इन्होंने पहले विरोध किया। राहुल गांधी ने कहा चैलेंज करते हैं, पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कहा चैलेंज करते हैं, जितना ताकत है तुम लगा लो, इसी लोकसभा में पास करके दिखाएंगे। तो अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव आने वाला है तो कहा कि गिनती करेंगे। कब कीजिएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कहा था कि 15 लाख खाते में पहुंचाएंगे। हमारा तो छोड़ दिया, हम तो भाजपा विरोधी। भाजपा सपोर्टर से पूछ लीजिएगा, 10 साल सरकार को है, होने का है, 15 लाख छोड़ो 10 लाख रुपया आया तुम्हारे खाते में? आप ही ने कहा था कि हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी पड़ेगी। कितनी नौकरी मिली है भाई? नौकरी मिला है जो गृह मंत्री के बेटा को, हमको, और आपको कुछ नहीं मिला है। बेरोजगारी 45 साल में देश में सबसे ज्यादा है। किसान आत्महत्या से दर सबसे ज्यादा है। जवान आत्महत्या दर सबसे ज्यादा है। कोई ऐसा क्षेत्र जो है इन्होंने छोड़ा नहीं जिसको अपने दोस्त को बेचा नहीं। जरूरत पड़ी तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, जहां जो मौका मिल रहा है वही बेच दे रहा है। और कहते हैं कि व्यापार तो हमारे खून में है। एक तो इनका खून जो है ना वो बड़ा मजेदार है, वो मौसम की तरह है। कभी सिंदूर हो जाता है, कभी व्यापार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और कभी तो छोड़िए, कभी तो हमको लगता है कि इनके शरीर में खून है ही नहीं, क्योंकि ये नॉन बायोलॉजिकल है ना। खून तो बायोलॉजिकल लोगों के शरीर में होता है, ये तो नॉन बायोलॉजिकल है। ये हालत है। उस हालत में ये कह रहे हैं कि करेंगे। कब कीजिएगा? कर तो आप बहुत कुछ रहे हैं, अच्छे दिन आप पिछले 10 साल से ला रहे हैं। कब कीजिएगा? आप टाइम लाइन दीजिए। और जब कीजिएगा तो हम आपको एक बात और जोड़ करके बता देते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(5) में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि निजी क्षेत्र में भी भागीदारी सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके लिए नया कानून लाने की जरूरत नहीं है, संविधान में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसको करने में क्या है? नेकी और पूछ अगले साल से शुरू कर दीजिए प्रधानमंत्री जी। 15(5) के सवाल को हम लोग लगातार उठा रहे हैं और एक बात और कह रहे हैं। देखिए, किसी को अगर बुरा लगे तो लगे, जो सच्चाई है वो बोलना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि अगर पिछड़े, अति पिछड़े, अब तो ईबीसी भी है, अब जो है उसमें ईडब्ल्यूएस भी है, उसमें गरीब लोग भी हैं, पिछड़े भी हैं, अति पिछड़े भी हैं। हर धर्म में जो है पिछड़े और अति पिछड़े हैं। सवाल ये है कि अगर भागीदारी की जरूरत 70% लोगों की है तो सीमा 50% का क्यों रहेगा?
क्यों आपस में जो है प्रभावित लोगों को आप लड़ा रहे हैं? ये तो वही खेल हो गया ना कि हम जो है 10 रोटी लेकर के यहाँ बैठ जाए और सामने 20 लोग हो। ठीक है, हम अकेले 10 रोटी लेकर के बैठ गए हैं और सामने 20 लोग हैं। हम एक रोटी उठाएं और कहें कि जो सबसे ज्यादा जंप करोगे उसको एक रोटी देंगे, तो हर जंप में एक को तो रोटी मिलेगा, बाकी 19 लोग क्या हो जाएगा? छट जाएगा। लेकिन हमारे पास 9 रोटी बची रहेगी। तो मैं कहता हूं, हे देश की जनता, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में ना आपका हिस्सा कितना है? प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे घूम रहे हैं, आपकी आमदनी कितनी है जरा हमको ये बता दीजिए। धन और धरती अगर बटनी ही है तो धन और धरती ईमानदारी से बटे। भागीदारी की जरूरत अगर 65% हो तो सीमा 50% की क्यों रहे? 50% की सीमा को हटाया जाए। ये सवाल हम सामाजिक न्याय के इस संवाद में यहाँ उठाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। और ये जो मुद्दे हम आपके सामने गिना रहे हैं, औने पौने दाम में देश की संपत्ति अपने दोस्त को देना, चंदा दो धंधा दो योजना के तहत इसकी देश की संपत्ति अपने दोस्त को देना, देश की ऐसी स्थिति बना देना। क्या कहते थे? डंका बज रहा है। कहां? डंका अगर बज रहा होता तो ट्रंप की यह हिम्मत नहीं होती कि हमसे बिना पूछे वो सीज फायर की घोषणा कर देता। मजाल है उसकी। वो कौन होता है कि हमारे देश का सीज फायर का घोषणा वो करेगा? हमारे प्रधानमंत्री करते, हमारे विदेश मंत्री करते, हमारे सेना के अध्यक्ष करते। वो कौन होता है इस बात की घोषणा करने वाला? ये आदमी झूठा है। मैं तो कहता हूं कि ये इस कदर झूठा है कि झूठ की मुलाकात अगर इससे हो जाए तो झूठ जो है इसके पैर में नतमस्तक हो जाएगी। इतना बड़ा झूठा है ये आदमी। झूठ बोल रहा है, इस देश के लोगों को बना रहा है। और इस देश के लोगों को बनाने की इसकी सबसे बड़ी साजिश जो है वो ये है कि धर्म के नाम पे लोगों को आपस में कैसे लड़ाया जाए। ये बहुत आसान काम है। अच्छा, जानते हैं ये भी इसका ओरिजिनल आइडिया नहीं है। जिसकी ये जासूसी किया करते थे ना जनरल डायर की, अंग्रेजों की, उसी से ये सीख करके ये प्लान जो है भारत के लोगों के ऊपर लागू कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि हिंदू मुसलमान का पॉलिटिक्स इनका ओरिजिनल आइडिया है। ये आइडिया असल में अंग्रेजों का आइडिया है। और मैं आपको एक प्रसंग बता देता हूं। मुझे झूठ नहीं बोलने आता है। कौन सा हम प्रधानमंत्री बन गए हैं कि झूठ बोलेंगे? मैं सच आपको बताता हूं कि ये आइडिया अंग्रेजों का। अंग्रेज क्या करते थे? फूट डालो राज करो। इस देश की आवाम को हम लोग भावुक लोग होते हैं। कोई भी जो है चिकनी चुपड़ी बातें करके हमारी भावनाओं को भड़का करके अपना काम करके चला जाता है। हम भावुक लोग। मैंने अंग्रेज आया जहांगीर के दरबार में कहा कि हम व्यापार करने आए हैं, जहांगीर कहा ले लो। कोई भी हमारे यहाँ आया, हम लोग बोले कोई दिक्कत नहीं, आओ रहो, हमारे पास बहुत है। आपने कभी सुना है कि भारत के लोग कहीं जाकर के हमला कर दिए, किसी इलाके को कब्जा कर लिया? अरे हम लोग जो है ना बड़े मस्त लोग। प्रकृति ने जो हमको नदी के गोद में बिठाया। मेरे एक जिले में 5 नदी बहती है। इतना पानी है कि सिर्फ हमारे आंखों में नहीं, हमारे दिलों में भी पानी है, करुणा है, दया है। किसी पे हमला नहीं करते। तो अंग्रेज आया, अंग्रेज देखा तो बड़ा बढ़िया जगह है, यहाँ के लोग बड़े भावुक हैं, इनको आपस में लड़ा दो, फिर इनका सारा माल सपेट करके ले जाओ। तो उन्होंने तरकीब निकाली कि इनको आपस में लड़ाएं कैसे, क्योंकि गजब का देश है ये। तो यहाँ तो क्या है कि ताजिए का जो ताजिया निकलता है उसमें हिंदू भी शामिल हो रहा है, और कहीं अगर कोई सत्यनारायण स्वामी का पूजा हो रहा है, होली हो रहा है, तो उसमें मुसलमान भी शामिल हो रहा है। ये तो कमाल का देश है। ये एक देश ऐसा है जो आज भी ओ पालन हारे गाना जो है, जो कृष्ण के बारे में लिखा गया, उसको जावेद अख्तर ने लिखा है। हिंदुओं के मंदिर में बजने वाले ज्यादातर गाने जो हैं वो रफी ने गाया है। रफी ने गाया है ये गाना कि राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। ये मोहम्मद रफी का गाया हुआ गाना है। बोला ये देश तो कमाल है, इसको लड़ाएं कैसे? तो धर्म के आधार पर इसको लड़ा सकते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को यह बात समझ में आ गई। तो बोला लड़ाएं कैसे? बहुत आसान है। सुअर काटो, मस्जिद में फेंको, गोवंशियों को काटो और मस्जिद मंदिर में फेंको, लड़ाई हो जाएगा। और लड़ाई हो गए। ये बात इनके ये जो जासूस हैं तब अंग्रेजों के साथ चाय पे चर्चा किया करते थे, आजकल हम लोगों के साथ चाय पे चर्चा करने के लिए आए हैं।
यही तरकीब अपना करके ये लोगों को आपस में लड़ा रहा है और हम इसमें लड़ते रहते हैं। हमारा ध्यान, आप देखिए, हर 10 दिन 12 दिन 15 दिन में कोई ऐसा मुद्दा आएगा कि हम आपस में लड़ेंगे, पता चलेगा कि एक और चीज बिक गया, एक और कुछ घपला हो गया, एक और कोई चीज गायब कर दिया गया। इस साजिश को हमको समझना है। सामाजिक न्याय का सवाल हर धर्म का सवाल है, हर जात का सवाल है, हर औकात का सवाल है। इसमें हमको एकजुट रहना है और देश तभी बचेगा जब देश में न्याय होगी, देश तभी बचेगा जब लोगों को शिक्षा मिलेगा, जब लोगों को नौकरी मिलेगी, लोगों को भागीदारी मिलेगी। यही अपील मैं बिस्फी के लोगों से करने के लिए आया हूं। आप विद्यापति के धरती के लोग हैं, आपने अंधेरे में भी जो है दुनिया को रास्ता दिखाया है। बिहार में बदलाव के लिए आपके रास्ते की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। इसी निवेदन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।